नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाली है फॉर स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करूंगा जिनको अप्लाई करके मैंने खुद एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम कई बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी ने अपना एक एग्जामिनेशन का नोटिस इशू कर दिया है, जिसमें एसएससी ने स्टेनोग्राफर के रिटन एग्जाम की डेट्स बताई हैं। रिटन एग्जाम की डेट्स आप लोगों की 10 और 11 दिसंबर बताई गई है। तो आज की डेट से अगर हम अप्रोक्स मान के चलें तो हमारे पास 3 महीने का टाइम है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन 3 महीनों में हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होने वाली है, जिसके अकॉर्डिंग हम रिटन एग्जामिनेशन और शॉर्ट एंड दोनों को बैलेंस कर कर चले, क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको रिटन प्लस स्टेनोग्राफी का भी एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। इस वीडियो में हम यही स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों को बैलेंस बना के हम कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए मैं इस एग्जाम के बारे में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम लेती है ये 2 पार्ट में होता है। पहला रिटन स्टेज होती है जो कि 200 नंबर का पेपर आता है। देन सेकंड स्टेज होती है स्किल टेस्ट, जिसमें आपको एक स्टेनोग्राफी का टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसलिए आपको इस पर भी बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले भी आएंगे, उसके बावजूद अगर आप शॉर्ट एंड क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब आप ये एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट एंड और रिटन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होता है। एक जेन्युइन स्टेनोग्राफर वही होता है जिसका रिटन और स्किल दोनों बैलेंस होते हैं। इस स्ट्रेटेजी में हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों चीजों को बैलेंस कैसे किया जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि ऐसे रिटन एग्जामिनेशन 200 नंबर का होता है। ये है उसका वेटेज। इसमें इंग्लिश आती है 100 नंबर की, 50 नंबर की जीके और 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, यहां पर हमें मैक्सिमम स्कोर लेना होगा ताकि हम अपनी सीट सिक्योर कर सकें। तो अगर हम मानकर चलें तो 150 प्लस स्कोर इसमें सेफ माना जाएगा। सेफ सेफ कहने से मेरा मतलब ये है कि इतने नंबर लाने के बाद अगर आप स्टेनोग्राफी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी सीट डेफिनेटली फिक्स हो जाएगी इस एग्जाम में। सेफ से मेरा मतलब ये था कि अगर आप 150 प्लस नंबर ले आएंगे इस एग्जाम में तो आपकी सीट किसी ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में डेफिनेटली फिक्स हो जाएगी, अगर आप स्टेनोग्राफी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो। ठीक है, अब आगे इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट को मार्क्स दिए गए हैं, उन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा उसमें स्कोर कर सके। चलिए सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश 100 नंबर की आने वाली है, जिसमें से कि आपका 45 नंबर का पेपर ग्रामर का रहने वाला है। 10 नंबर के ये जो मैंने नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, ये मोटे मोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 10 नंबर के एक्टिव पैसिव, 10 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, स्पॉटिंग एरर्स 10 नंबर की होती है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी 10 नंबर की होती है। तो इंग्लिश पे आप लोगों को ज्यादा स्कोर करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, अपने ग्रामर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा आप लोगों को, ताकि इस 45 में से 40 प्लस नंबर आप लोग ले सकें। एक दो क्वेश्चन गलती से भी गलत हो जाता है, पर लेकिन हम मैक्सिमम टारगेट लेके चलेंगे। इसीलिए मैंने सेक्शन वाइज इनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वोकैब सेक्शन पे, जिसमें कि हम सिनोनिम एंड एंटोनिम्स और इडियम्स, ये तीनों 5-5 नंबर के आते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना वोकैब सेक्शन रेडी कर सकते हैं। ठीक, अब आपको देखकर पता चल रहा होगा कि हमें ग्रामर पर कितना ध्यान देने की जरूरत है और वोकैब सेक्शन पर कितना ध्यान देने की जरूरत है। कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वोकैब सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो। ठीक, यही एक रीजन था इसको यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग इनके वेटेज लिखने का। तो अब आपको जो क्योंकि 45 नंबर यहाँ ग्रामर से आएंगे आपके, तो ग्रामेटिकल पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए ध्यान दीजिए। ठीक, इसी के साथ साथ वोकैब को भी रखेंगे, पर लेकिन एक्चुअल स्ट्रेटजी तो यही होगी ना कि जहां से ज्यादा मार्क्स लिए जा सकते हैं, ज्यादा ध्यान उस पर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है 40 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जिसमें क्या आपके 4 क्लॉज टेस्ट आते हैं, 15 नंबर की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 5 आते हैं आपके पीक्यू आरएस।
जिनको जंबल वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिसमें सेंटेंस आगे पीछे होते हैं, आपको उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। ये हुआ इंग्लिश का वेटेज। ठीक है, पहले मैं आपको तीनों एग्जाम का वेटेज बता देता हूं। किस सेक्शन में, जीके सेक्शन में ज्यादा मार्क्स का पेपर कहां से आता है, इंग्लिश सेक्शन में ज्यादा मार्क्स का पेपर कहां से आता है। ये सब बताने के बाद जब तीनों सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि कैसे इन तीनों सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। ठीक है, पहले हम इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग इनका वेटेज देख लेते हैं कि कहां से कितने नंबर का पोर्शन पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश तो अच्छी करनी है पर लेकिन ज्यादा नंबर आएंगे कहाँ से। कई स्टूडेंट वोकैब पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन वीक हो जाता है, ग्रामर पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब वीक हो जाते हैं। इसीलिए ये मार्क्स के अकॉर्डिंग वेटेज दिखाया गया है इसमें। ठीक है, चलिए अब जीके की बात कर लेते हैं। जीके क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और यहाँ से सिर्फ 50 नंबर का हमारा पेपर आने वाला है, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक छोटा सा टेबल बनाया है, जिससे आप लोग ये समझ सकेंगे कि कौन से पोर्शन से कितना परसेंट पेपर पूछा जाता है। ठीक, कि 50 नंबर को हम मान लेते हैं 100%, और इस 100% में से हमारा कितना परसेंट हमें कौन से सेक्शन से पढ़ना है। जीके को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कौन से सेक्शन से हम कहाँ से पढ़ें कि जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन सबसे ज्यादा रहेगा जिसमें 29% पूछा जाएगा। देन फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, फिर साइंस रहेगी, साइंस में भी बायोलॉजी का मेन पोर्शन रहेगा, फिर ज्योग्राफी रहेगी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड पॉलिटी। इस सीक्वेंस में आप लोगों को जीके को तैयार करना है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लिस्ट आप लोग सामने देख रहे हैं ना, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को टाइम टाइम पर ना प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी हमारे इसी चैनल पर। तो वो प्लेलिस्ट देखकर उसको फॉलो करके आप इस पैटर्न में, एसएससी स्टेनोग्राफर के पैटर्न में अपने जीके पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजों के साथ साथ वन लाइनर प्लस पीवाई क्यूज, वन लाइनर और पीवाई क्यूज दोनों को बताया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी ओवरऑल कंप्लीट हो सके जीके सेक्शन की। ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन वाइज भी बता देता हूँ आप लोगों को कि स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन कितने आते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में मैंने यहाँ पर बताया था। देखिए 14 से 15 क्वेश्चन रहते हैं आपके स्टैटिक पोर्शन के। मॉडर्न हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, इसी तरह से साइंस से 7-8 क्वेश्चन रहेंगे। आपके साइंस में भी मेजर पोर्शन कहाँ से कवर किया जाता है, आपका बायोलॉजी से। ठीक है, ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन, 7 के अराउंड क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर से 5 से 6, ये 7-8 भी हो जाते हैं कभी कभी, पर लेकिन एवरेज देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। एंशियंट हिस्ट्री से आपकी 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, इसके साथ पॉलिटी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है आपका जीके को तैयार करने का स्टडी प्लान कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए आप जीके को किस तरह से रेडी करेंगे, इस मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग रेडी करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे आप जीके में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं रीजनिंग। हम रीजनिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए रीजनिंग के जो टॉपिक है ना, काफी सिमिलर टॉपिक रहते हैं इसके। एसएससी की रीजनिंग ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग सवाल पूछने का जो लेवल होता है वो थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है। अब मैं यहाँ पर सारे टॉपिक अगर लिखता रीजनिंग के तो ये बहुत सारे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो मैंने यहाँ पर मोटा मोटा बताया है कि किस रीजनिंग के कौन से चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों की स्कोरिंग इसमें अच्छी हो सके। ठीक है, क्योंकि 3 महीने का टाइम बचा है। ये 3 महीने का टाइम उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, जिन्हें थोड़ा टाइम हुआ है, और जो स्टूडेंट काफी टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं, ये स्ट्रेटजी उनके लिए भी काम करेगी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स डेफिनेटली एनहांस होंगे और उनका रैंक भी बेटर होगा। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद। ठीक, देखिए एनालॉजी में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ऑड वन जिसमें कि एक विषम संख्या या कुछ इन चारों में से कौन सा एक अलग है ऐसा करके क्वेश्चन आता है, वो नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन। ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिकली ये बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर मैंने और ज्यादा इनको डिटेल में बता दिया है ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर सके। इसको ना अच्छे से नोट कर लेना, इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है। अगर आप
10 से 15 दिन भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट वहीं देखने को मिलेगा और वहां से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके इस एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप लोगों को अभी बनाई और बता दी गई है। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने कई बार एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम को क्वालिफाई किया है और ऑफलाइन बैचेस में भी काफी स्टूडेंट्स ने सेम एग्जाम को क्वालिफाई किया है, सेम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके। आप लोग भी इसका फायदा उठाइए, इसीलिए आप लोगों को ये बताई जा रही है। देखिए, मैंने टॉपिक वाइज ये जो लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ये क्वेश्चंस के हैं, क्वेश्चंस के नंबर हैं ये। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से, नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन, डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। और जिस टॉपिक से या जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हो, सबसे ज्यादा टाइम उसको देके उसी ऑर्डर में नीचे आते चलिएगा जहां से सबसे कम क्वेश्चन। जितने कम क्वेश्चन उतना कम टाइम, जितने ज्यादा क्वेश्चन उस चैप्टर को उतना ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग इसको भी। इसके अलावा ये मैंने कुछ टॉपिक यहाँ भी अलग से भी लिखे हैं, लाइक पेपर कटिंग, वाटर इमेज, फाइंडिंग फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, वेन डायग्राम। इन सभी टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। ये अलग से लिखने का मोटिव क्या था? अलग से लिखने का मोटिव ये था कि क्योंकि यहाँ से 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके ज्यादा टाइप भी नहीं होते। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप कम टाइम दे सकते हैं। अगर कम टाइम देने से ये आप लोग आपके ये 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगते हैं, तो आप एग्जाम में इसको इजिली टैकल कर लेंगे। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, अब मैंने जो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको पहले इन एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट का वेटेज बता देता हूं मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इन सभी को मार्क्स का वेटेज तो मैंने बता दिया कि भाई 45 नंबर का यहां से आएगा, जीके में 14 से 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे, रीजनिंग में इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसको रेडी कैसे किया जाए। ठीक, तो इसको रेडी करने के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। आजकल सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते, ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाते हैं, वो भी सेम चीज फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्लास अटेंड करनी है। क्लास अटेंड करने के बाद आपको बनाने हैं नोट्स। ठीक, ये आपने किसी भी मोड पे, ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे अपनी क्लास अटेंड की। क्लास अटेंड करने के बाद आपने उनके नोट्स बना लिए। अब क्योंकि नोट्स बन गए हैं, रेगुलर बेसिस पे उन नोट्स की रिवीजन करनी है। ठीक, पहले आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद आपने उसको रिवाइज किया। ठीक, इसी बीच में एक स्टेप और कर सकते हैं आप। नोट्स बनाने के बाद आप वीडियो को या लेक्चर को स्पीड अप करके देख सकते हैं, जिससे आप रिकॉल कर सकेंगे अच्छे से। नोट्स बनाने के बाद उसको रीड किया, रीड करने के बाद वीडियो को देखा, और उसके बाद क्योंकि हम ये स्टेप फॉलो करने के बाद चैप्टर को सीख चुके हैं, क्योंकि हम ये फॉलो करने के बाद चैप्टर को सीख चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, उस चैप्टर का सेक्शनल मॉक लगाना है। सेक्शनल मॉक करने से हमें ये एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि हमें और कितनी जरूरत है इस टॉपिक के ऊपर काम करने की। टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिए हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग ना, बिल्कुल एक्यूरेट चलना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। जितने ज्यादा मार्क्स उतना ज्यादा टाइम देना है उसको। सिंपल ट्रिक है किसी भी एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने की। ठीक है, सेक्शनल मॉक देना है, 1 2 3 जितने आपको लगे ठीक कि आपकी गलतियां होनी जीरो हो जाएं, जब वहां पर उसको आप बंद कर दीजिएगा और फिर अगले टॉपिक पे आना है। ठीक है, इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट आपको अभी डेली लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आप अपना डेटा इकट्ठा करिए, अपने दिमाग में डेटा इकट्ठा करो आप, फिर उसको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आप ट्वाइस इन अ वीक करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हफ्ते में 2 बार जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो उसका फुल एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस कैसे होगा उसका? एक्यूरेट एनालिसिस, हम लोग क्लास में से बोलते हैं एक्यूरेट एनालिसिस। एक्यूरेट एनालिसिस आप कैसे करेंगे इसका? देखिए, आपने 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, 200 में से मान लीजिए आपके 120, 130 या फिर 140 नंबर आए। ठीक है, यहां से आपको आपके नेगेटिव मार्क्स पता चलेंगे कि आपके गलत क्वेश्चन कितने हुए हैं।
तो आपको क्या करना है, उन गलत क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। ठीक है, उन गलत क्वेश्चंस को नोट कर लेना है और फिर उस टाइप के जितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उन सभी को एक जगह लिखकर उस टॉपिक का लेक्चर दोबारा से अटेंड करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसकी वीडियो दोबारा से देखनी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आपका ये ना लूप होल है, इसको बोलते हैं लूप होल्स। ये हमारी तैयारी के जो लूप होल्स होते हैं इनको तैयार किया जाता है, इनको फिल करेंगे हम ऐसे। तैयारी करने का यही एक तरीका है कि जो आपके ठीक क्वेश्चन हुए हैं वो तो आपको आते ही हैं। मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, मार्क्स ऐसे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे। और जब आप नेक्स्ट वीक मॉक टेस्ट देंगे और सेम क्वेश्चन आएगा, और क्योंकि आप उसको चैप्टर दोबारा देख चुके हैं, नोट्स रिवाइज कर चुके हैं, उसका सेक्शनल टेस्ट कर लिया है आपने, तो अगले हफ्ते जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए मैंने आपको हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट बताए हैं, क्योंकि इनका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ना कि रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और मार्क्स इंक्रीज हो नहीं रही हैं, हो नहीं पा रहे हैं उनके, और फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अभी हम भी करेंगे मॉक टेस्ट, डेली बेसिस पर भी करेंगे, पर लेकिन जब एग्जाम थोड़ा और ज्यादा पास आ जाएगा। ठीक, अभी हमें नॉलेज को इकट्ठा करना है, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो नॉलेज को इकट्ठा करेंगे फिर उसका यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आप कॉम्पैक्ट स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे रिटर्न एग्जाम की, कि कैसे हमें रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी है, मार्क्स का वेटेज कितना है, किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, और उसको हमें कितना टाइम देना है। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब ये देखिए, मैंने आपको रिटर्न एग्जाम का के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन एक मेन टॉपिक उसके बाद रह गया हमारा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में हमारा शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है। ठीक है, अब शॉर्ट हैंड का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि अगर आप वो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, पर लेकिन अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो रिटर्न में आपके चाहे जितने मर्जी स्कोर हो, कोई मैटर नहीं करेगा। इसलिए रिटर्न एग्जाम के साथ साथ हमें शॉर्ट हैंड को भी लेकर चलना होगा, ताकि शॉर्ट हैंड वीक ना हो। स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि रिटर्न एग्जाम जब ज्यादा पास आ जाता है तो शॉर्ट हैंड को बिल्कुल बंद कर देते हैं, और फिर रिटर्न के तुरंत बाद उसको स्टार्ट करते हैं, इंप्रूवमेंट हो नहीं पाती उस स्पीड से जिस स्पीड से उनको उम्मीद होती है, और फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन आता चला जाता है। ठीक है, चलिए मैं स्टेनोग्राफर के एग्जाम के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। स्टेनोग्राफी का जो स्किल टेस्ट होता है, उस स्किल टेस्ट में ना, देखिए 2 पोस्ट के लिए होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड डी जो है वो 2400 का पे ग्रेड होता है, और ग्रेड सी होता है 42 और 4600 का। ये पहले हुआ करते थे, वैसे मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ये इसका कोई रेलेवेंट ज्यादा था नहीं। लेवल होते हैं अब लेवल हुआ करते हैं, अब होते हैं इनके, ये पहले हुआ करते थे 42 और 2400। ठीक है, चलिए मैं आपको स्किल टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ग्रेड डी का जो स्किल टेस्ट होता है ना, उसमें आपकी 10 मिनट की डिक्टेशन होती है। डिक्टेशन मीन्स आपको इंग्लिश या हिंदी की, अगर आप इंग्लिश की डिक्टेशन करते हैं, इंग्लिश की स्टेनोग्राफी करते हैं, तो आपको इंग्लिश में डिक्टेशन बोली जाएगी। अगर आप हिंदी के स्टेनोग्राफर हैं तो आपको हिंदी की डिक्टेशन बोली जाएगी। ठीक, 10 मिनट का टाइम होगा उसका। उससे पहले 1-1 मिनट के 2 ट्रायल बोले जाते हैं आपको। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो स्किल टेस्ट के दौरान होता है, जब आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो इस स्टेप में स्किल टेस्ट को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे, आपको आपकी सीट मिलेगी, देन फिर आपको 1-1 मिनट के 2 ट्रायल बोले जाएंगे, जिसमें आपको ये चेक कराया जाएगा कि साउंड चेक कर लीजिए, आवाज ठीक आ रही है आपको, सीट अगर आपको चेंज करनी हो, या साउंड कम या ज्यादा हो तो आप उसको, ज्यादा हो तो कम करवा सकते हैं, कम हो तो ज्यादा करवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रायल बोले जाते हैं, ताकि आप जो स्पीकर की आवाज है उससे फेमिलियर हो जाएं। ठीक, अब क्योंकि 1-1 मिनट के 2 ट्रायल हो गए हैं, इसके बाद आपकी फाइनल डिक्टेशन होती है, जो कि 80 वर्ड्स पर मिनट के ऊपर होती है, जिसमें आपको 800 वर्ड बोले जाते हैं 10 मिनट के अंदर। ठीक है, 800 वर्ड बोले जाएंगे 10 मिनट के अंदर। उसके बाद 10 मिनट का पैसेज, जो आपको, जो ये पैसेज आप 10 मिनट का लिख लेंगे, इसके बाद फिर दोबारा से आपको 10 मिनट दिए जाएंगे रीडिंग के लिए। इसको बोलते हैं रीडिंग पैसेज टाइम। क्या बोलते हैं? रीडिंग पैसेज टाइम। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जो आप इस पैसेज को, जो आपने इंग्लिश या हिंदी स्टेनोग्राफी में लिखा है, उसको रीड कर सकेंगे। ठीक है,
अब आपने उसको रीड कर लिया, फिर एग्जामिनर आपके पास आएंगे और एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि आप इसके लिए रेडी हैं, आप टाइप करने के लिए रेडी हैं, तो अपना रोल नंबर डालिए, रोल नंबर एंटर करिए, अपनी डिटेल्स एंटर करिए और टाइपिंग टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आपको टाइप करने के लिए इंग्लिश की स्टेनोग्राफी की बात कर रहा हूं अभी मैं, वो टाइप करने के लिए आपको मिलेंगे 50 मिनट। उस 50 मिनट के अंदर आपने जो 800 वर्ड शॉर्ट हैंड में लिखे हैं उसको आपको, अगर आप इंग्लिश के स्टेनोग्राफर है तो इंग्लिश में टाइप करेंगे, अगर आप हिंदी के स्टेनोग्राफर हैं तो आपको टाइम मिलेगा 65 मिनट्स। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि शायद हिंदी की टाइपिंग थोड़ी टफ होती है, इसलिए हिंदी के स्टेनोग्राफर्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाता है। ठीक है, ये हुआ ग्रेड डी के टेस्ट की बात हुई। आई होप आपको समझ आया होगा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है समझने के लिए। इसके बाद अब आपकी टाइपिंग हो गई है कंप्लीट, अब आता है रिजल्ट की बात पर। 800 वर्ड की डिक्टेशन होगी, 10% मिस्टेक आपको लेकर आनी है। 80 मिस्टेक अगर आप ले आते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जनरल के लिए होती है 7%, आप 56 मिस्टेक ले आएंगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ग्रेड सी की बात कर लेते हैं। ग्रेड सी के अंदर होती है 1000 वर्ड की डिक्टेशन। इस 1000 वर्ड की डिक्टेशन का भी सेम प्रोसीजर सेम है दोनों का, 1-1 मिनट के 2 ट्रायल बोले जाएंगे। यहां पर डिफरेंस हो जाता है बस वर्ड्स और स्पीड का। जो ग्रेड सी की डिक्टेशन होती है वो 100 वर्ड्स पर मिनट पे बोली जाती है, 1-1 मिनट के 2 ट्रायल होंगे। फिर से 10 मिनट की डिक्टेशन होगी जो 100 वर्ड्स पर मिनट पर बोली जाएगी, जिसमें 1000 वर्ड्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 10 मिनट दिए जाएंगे पैसेज को रीड करने के लिए, और यहाँ पर आपको टाइपिंग का जो आपका टाइम है वो कम कर दिया जाता है। ठीक है, ग्रेड सी में आपको इंग्लिश के 40 मिनट मिलते हैं और हिंदी टाइपिंग करने के आपको मिलते हैं 55 मिनट। 1000 वर्ड को आपको हिंदी वाले जो स्टेनोग्राफर है 55 मिनट में करना होता है, और इंग्लिश वालों को 1000 वर्ड को करना होता है टाइप 40 मिनट के अंदर। ठीक है, मिस्टेक की परसेंटेज बता देता हूं मैं आपको यहां पर। 7% मिस्टेक होती है एससी और एसटी की, और 5% मिस्टेक होती है जनरल की। ठीक है, ये है मिस्टेक, ये ग्रेड सी को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया। ठीक, ये मैंने आपको बताया कि ग्रेड सी और डी का स्टेनोग्राफी का टेस्ट कैसे होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टेस्ट को क्वालिफाई कैसे करते हैं। अभी तो जस्ट मैंने आपको टेस्ट का एक वो डेमो दिया है कि देखो भाई, ये स्टेनोग्राफी का टेस्ट ऐसे होगा, जब आप टेस्ट को देने जाएंगे तो ये स्टेप फॉलो होंगे वहां पे। अब जैसे हमने रिटर्न की कॉम्पैक्ट स्ट्रेटेजी की बात की थी, अब स्किल टेस्ट की कॉम्पैक्ट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि कैसे हम स्किल को भी अपने रेडी रखेंगे, ताकि हमें रिटर्न एग्जाम खत्म होने के बाद जब हम स्टेनोग्राफी की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो एक नए जोश और कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर सके। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कैसे करनी। अभी तो मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया। देखिए, शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन दो तरीके से होती है, दो मोड में होती है, एक बेसिक मोड में और एक एडवांस मोड में। बेसिक मोड में ये बेसिक मोड उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी स्टेनोग्राफी सीखनी स्टार्ट नहीं की है, या फिर जो अभी स्टेनोग्राफी को सीख रहे हैं, मतलब अभी बुक कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड की इसमें एक बुक होती है, उस बुक को हमें सीखना होता है। सेम है जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फाबेट सीखते हैं, और फिर उसके बाद उनका अल्फाबेट वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से फिर सेंटेंस बनते हैं। इस सेम प्रोसीजर हम इसमें शॉर्ट हैंड में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, बुक जैसे हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम शिफ्ट हो जाते हैं एडवांस मोड में। अब एडवांस मोड में क्या होता है, एडवांस मोड में हमें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होती है। स्पीड प्रैक्टिस, रेगुलर बेसिस पे स्पीड की प्रैक्टिस करनी होती है, स्पीड बिल्डिंग की। ठीक है, स्पीड बिल्डिंग कैसे होगी, स्पीड बिल्डिंग होगी एडवांस आउटलाइन से। ये एडवांस आउटलाइन आपको कैसे मिलेगी, ये आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको डेली डिक्टेशंस और उसी के साथ साथ एडवांस आउटलाइंस भी मिलेंगी, जो आपकी स्पीड बिल्डिंग एक्सरसाइज में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक, समझ गए आप लोग। डिक्टेशंस जो है, डिक्टेशंस बेसिकली कहां से होंगी, तो डिक्टेशन होंगी आपकी यहाँ से 24 वॉल्यूम है कैलाश चंद्रा मैगजीन्स की, यहाँ से डिक्टेशन बोली जाएंगी। डिक्टेशन का मोड क्या रहेगा कि मैं एक दिन पहले, जैसे जो कल जो डिक्टेशन होनी है उसकी जो शीट होगी वो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। उस शीट की जब आप स्केच बनाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट हैंड उसकी स्पीड बिल्डिंग के लिए, जो मैगजीन से देकर हम स्केच बनाते हैं, जब आप स्केच बनाएंगे तो जब भी
जो आउटलाइन मैं आप लोगों को दूंगा उस आउटलाइन को बनाना सीखेंगे आप लोग, ठीक है। उस आउटलाइन को बनाएंगे और फिर डिक्टेशन होगी, जिस मोड में डिक्टेशन होगी उसी मोड में आपको लिखनी है। और ऐसा करते करते थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी आने लगी है, ठीक है। देखिए अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था क्या बेसिक मोड में तैयारी होती है, तो कैसे होती है, ये है शॉर्ट हैंड की हमारी बुक। जिस भी स्टूडेंट को स्टेनोग्राफी सीखनी हो इस बुक को परचेज कर लें, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिल जाएगी। अब रही बात ये कि सर स्टेनोग्राफी हम सीखना चाहते हैं तो हमें स्टेनोग्राफी सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो इस बुक को सीखने के लिए माने जाते हैं वैसे 2 से 3 महीने। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 2 से 3 महीने में इस बुक को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, जिससे आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए मैं बाहर कहीं की नहीं कह सकता, हम स्टूडेंट को 2 से 3 महीने में इस बुक को खत्म करवा देते हैं विद स्ट्रांग बेस। और अगर आप क्विक लर्नर हैं तो 2 महीने के अंदर भी सीख सकते हैं, काफी स्टूडेंट ने सीखी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीख ली है, उन्होंने सीखने के बाद यही स्टेनोग्राफर के एग्जाम को स्किल टेस्ट को क्वालिफाई भी किया है। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, अगर आप अच्छे क्विक लर्नर हैं तो इसको पहले भी सीख सकते हैं, अदरवाइज 2 से 3 महीने में हम आप लोगों को ये बुक कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और इस अब कि सर हमें कितना टाइम देना होगा इस बुक को सीखने के लिए, तो आपको दिन में 2 से 3 घंटे देने होंगे, ठीक है। 2 से 3 घंटे देके आप इस बुक को 2 से 3 महीने में सीख सकते हैं इजिली। हम जो सिखाएंगे मैं उसकी बात कर रहा हूं, ओके। चलिए अब देखते हैं एडवांस। एडवांस लेवल पे कैसे तैयारी करेंगे। एडवांस लेवल पे तैयारी करेंगे, जो आउटलाइंस होती हैं सबसे पहली बात आपकी आउटलाइंस को करेक्ट करवाना। करेक्ट इन द सेंस, ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं स्टेनोग्राफी में कि स्पीड बिल्डिंग के लिए ना वो छोटी आउटलाइन अडॉप्ट कर लेते हैं, और यहां पर हो जाती है उनसे गलती। आउटलाइन अडॉप्ट तो कर लिया बिना ये देखे कि आगे जब हम और डिक्टेशंस लिखेंगे या और वर्ड आएंगे तो वो आउटलाइन क्लैश कर जाती है कहीं ना कहीं। जो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं बनी होगी वो आउटलाइन आपकी 100% क्लैश करेगी। अब क्लैश करेगी तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये हमने क्या लिखा है, उसको कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और टाइप करेंगे, मिस्टेक्स बढ़ती चली जाएंगी और एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। स्पीड तो बन जाएगी पर एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी आपकी। और शॉर्ट हैंड का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हैं, दोनों में से एक भी अगर कम हुई तो ये एग्जाम आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, ठीक है। अब आउटलाइंस को करेक्ट कैसे करेंगे हम। जो स्टूडेंट स्टेनोग्राफी कर रहे हैं जिनकी थोड़ी स्पीड कम या ज्यादा भी होगी, वो उनको समझ आ रहा होगा ये आउटलाइंस क्या होती है ना। आउटलाइंस को करेक्ट कैसे करेंगे। आउटलाइंस को करेक्ट करने का गोल्डन रूल क्या है, आउटलाइंस आपस में क्लैश नहीं करनी चाहिए। जो स्टेनोग्राफी में जैसा बनता है उसको सिर्फ वैसा ही बनाया जाए अपने हिसाब से, आउटलाइंस को ना ही तरोड़ा या मरोड़ा जाए, तो आपकी स्टेनोग्राफी स्मूथ रहती है, कम टाइम में ज्यादा स्पीड आप अचीव कर पाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, आउटलाइंस करेक्ट करना या स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना, ये पॉसिबल कैसे होगा। ये पॉसिबल होगा जब आप हमारे साथ अपने शॉर्ट हैंड की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस जर्नी में आपको बेसिक के साथ साथ एडवांस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। स्पीड बिल्डिंग आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, आपको डिक्टेशंस मिलेंगी, जिन आप कैलाश चंद्रा मैगजीन से जो आप प्रैक्टिस करेंगे उनकी डिक्टेशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। जो बच्चे बुक सीखना चाहते हैं, जो स्टेनोग्राफी अभी जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है, जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। अभी 2 से 3 महीने का टाइम आप लोगों को लगेगा और कम टाइम में आप लोग सीख जाएंगे। ऐसा काफी सारे स्टूडेंट को हम सिखा चुके हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने उनको सिखा दिया और फिर ठीक है अब चल रहा है काम, सेम यही एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई भी किए हैं, ठीक है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आप लोगों को बताया है मैंने, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक। अब स्किल क्वालिफाई कैसे होगा सर। रिटर्न में तो हमने चलिए मार्क्स का वेटेज देख लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने टाइम टेबल भी बना लिया। अब हमारा स्किल क्वालिफाई कैसे होगा। कोई स्टूडेंट अभी बुक सीखना चाहते हैं, या कोई स्टूडेंट अभी 40 50 60 70 की स्पीड पर है, तो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए जो 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए मिनिमम, वो कैसे आएगी, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। पहला पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का यही होता है कि कितना टाइम लगेगा उसके लिए। तो उसके लिए आपको 9 से 10 महीने चाहिए, इनफ है।
80 वर्ड्स पर मिनट 9 से 10 महीने में अचीव की जा सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टूडेंट्स ने की है हमारे साथ पढ़ के, मैं तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इंक्लूडिंग बुक, इसमें आपके 2 महीने बुक के ऐड कर लीजिए। पर लेकिन कंडीशन क्या है, ये 9 से 10 महीने में आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड तो आ जाएगी विद एक्यूरेसी। पर लेकिन कंडीशन है इसमें क्या, यू हैव टू बी रेगुलर फ्रॉम डे वन। पहले दिन से लेके स्किल टेस्ट जब तक आपका नहीं होगा, आपको कंटिन्यू रहना होगा। कुछ इमरजेंसी हो जाती है, वो एक अलग बात है। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ और डेडिकेशन के साथ अगर आप इतना टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्टेनोग्राफी का एग्जाम क्लियर होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं आपकी। ठीक है, पर लेकिन जहां पर ये रूल ब्रेक हुआ, जहां पर आपने ये रूल ब्रेक किया कंटिन्यूटी वाला, वहां पर हमारी गारंटी खत्म हो जाएगी, वहां पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू बुक सीखते हैं, बुक 2 महीने में कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद स्किल टेस्ट तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, जैसे जैसा आपको बताया जाएगा वैसे, तो ये एग्जाम आपका क्लियर आराम से हो जाएगा स्टेनोग्राफी का। ठीक है, रिटन एग्जाम के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि किस पोर्शन से कौन सा चैप्टर कितनी देर के लिए पढ़ना है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के माइंड में स्ट्रैटेजी को लेके जितने भी कंफ्यूजन होंगे इससे दूर हो गए होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको रिटन और स्टेनोग्राफी दोनों को लेके बराबर स्ट्रेटेजी बताई है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स बुक सीखना चाहते हैं या फिर कोई स्टूडेंट एडवांस आउटलाइंस लेना चाहते हैं या स्पीड बिल्डिंग की प्रैक्टिस हमारे साथ करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते जाएंगे। आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतनी ज्यादा हमें क्लैरिटी होगी कि इसको यूट्यूब पर लेकर कितनी जल्दी आया जाए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट स्पीड बिल्डिंग के लिए डिक्टेशन चाहते हैं या जो स्टूडेंट बुक सीखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम इस कोर्स को लॉन्च कर देंगे यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।